Good morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the account subject. Accounts में हमारी 12th क्लास की अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर। यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 10 है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 to 9 तक हमने अपनी काफी बातों को डिस्कस किया। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिस्कस किया, हमने मेथड्स ऑफ गुडविल को डिस्कस किया, एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म के द्वारा कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। इन सब बातों के बारे में हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने अपनी कुछ ओल्ड एसेट अमाउंट के बारे में डिस्कस किया और ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट के बारे में डिस्कस किया। ओल्ड एसेट अमाउंट में हमने डिस्कस किया गुडविल को और ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट में हमने डिस्कस किया वर्कमैन कंपनसेशन फंड को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई कि सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक बार इसका मीनिंग बताइए। मैं दोबारा से बताता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो वाला फंड है जो हम बनाते हैं वर्कर्स के क्लेम के लिए। सपोज करो हमारी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, उसे चोट लग गई, अब उस वर्कर को हमें पे करना है उसकी मेडिसिन के लिए। श्योर, सो हम कहां से पे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड से हम उसे पे करके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो वाला फंड है जो हमारी मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। जैसे ही हमें मार्केट इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, श्योर हमारी मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस, हम उस लॉस की भरपाई कहां से करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। आफ्टर दिस कंसिडरिंग ऑल द मैटर्स, हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, मैं दोनों में से कोई एक यूज करता हूं। सपोज करो मैंने यूज किया IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसकी अमाउंट है 2 लाख रुपया। श्योर, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है, दैट इज डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अगर मेरी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 2 लाख से, अगर मेरी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 2 लाख से, तो ये 2 लाख कहां यूज हो जाएगा? यहां यूज हो जाएगा। ये 2 लाख का 2 लाख कहां यूज हो जाएगा? यहां यूज हो जाएगा। श्योर, ये 2 लाख का 2 लाख कहां यूज होगा? यहां यूज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपकी कैपिटल है। जब हम इसे यूज करेंगे, जब हम इसे खत्म करते हैं, जब हम इसे बांटते हैं, तो ये कैपिटल का बैलेंस नॉर्मल क्रेडिट होता है। यूज करते समय, खत्म करते समय, बांटते समय डेबिट होकर चलेगा। यूज करते समय, खत्म करते समय, बांटते समय डेबिट होकर चलेगा। यूज करते समय या खत्म करते समय या डिस्ट्रीब्यूट करते समय पार्टनर के बीच में, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। ये क्या होगा? डेबिट होगा। श्योर गाइस, ये क्या होगा? डेबिट होगा। और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है और इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट क्या होगा? एसेट होने के कारण डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट का लॉस एसेट होने के कारण क्रेडिट होगा। सो ये आपकी डेबिट होकर चलेगी जब आप इसे यूज करोगे और ये आपकी क्रेडिट होकर चलेगी। सो ये 2 वर्ड है जिनके बारे में मैं आपको बता चुका था पहले ही, अच्छे से डिटेल में बता चुका था मैं आपको इसके बारे में पहले ही। इन 2 वर्ड्स के आपको पता है मीनिंग्स। सो 2 लाख का अगर मेरा फंड है और 2 लाख का लॉस हो गया तो सारा का सारा फंड लॉस में यूज हो जाएगा। अगर मेरा लॉस हुआ 1 लाख का, अगर मेरा लॉस होता है 1 लाख का, तो 2 लाख में से 1 लाख लॉस की भरपाई के लिए गया और बाकी का बचा हुआ 1 लाख पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाकी का बचा हुआ 1 लाख पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। श्योर गाइस, ओके। अगर 2 लाख का हमारा फंड था, 2 लाख में से 1 लाख का लॉस हो गया, तो बाकी का बचा हुआ 1 लाख कहां जाएगा? हमारे ओल्ड पार्टनर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड।
अगर सपोज करो मेरा यहां लॉस हो जाता है 2.5 लाख रुपए का, मेरा यहां लॉस हो जाता है 2,50,000 रुपए से मेरी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मुझे नफा नुकसान हो जाता है, उस केस में मैं क्या करूंगा, लॉस के केस में क्या करूंगा, मेरे पास फंड है 2 लाख का, नुकसान हो गया 2.5 लाख का, मेरे पास फंड है 2 लाख का, नुकसान हो गया 2,50,000 का, तो मैं क्या करूंगा, तो 2 लाख यहां से निकालूंगा, बाकी के बचे हुए 2 लाख तो कहां से निकालूंगा, IFF से निकालूंगा, और बाकी के बचे हुए 50,000 कहां से निकालूंगा, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके निकालूंगा, बाकी का बचा हुआ 50,000 मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ लॉस दिखा दूंगा, तो बाकी सारा का सारा फंड यही यूज हो गया, तो पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा फंड यही यूज हो गया, तो पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका IFF का, और यही सारा कॉन्सेप्ट रिलेट करता है आपका WCF से। यहां सपोज करो अगर मैं WCF का हूं, तो WCF है सपोज करो मेरा 2 लाख का, यहां वर्कर्स का क्लेम हो गया 2 लाख का, तो 2 लाख का 2 लाख क्लेम में यूज हो जाएगा। अगर WCF है 2 लाख का, वर्कर का क्लेम हो गया 2.5 लाख का, तो 2 लाख WCF से निकालेंगे, बाकी का 50,000 रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा देंगे। श्योर, यही कॉन्सेप्ट आपका कहां यूज होता है, WCF में यूज होकर चलता है। सो गाइस, घबराने वाली कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत इजी है, ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, हम इन टर्म्स को अगले चैप्टर में कोशिश करेंगे फिर से करवाएंगे, अदरवाइज वी विल प्रोसीडिंग द नेक्स्ट टॉपिक्स। श्योर। सो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो है आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर आपने हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पिछली वीडियो में मीनिंग बताया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट, पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट, पिछले साल का रिमेनिंग प्रॉफिट। श्योर। सो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था बच गया था, जिसे हम बांटना भूल गए थे, जिसे हम पार्टनर में बांटना भूल गए थे, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। जो प्रॉफिट पिछले साल का था जिसे हम पार्टनर में बांटना भूल गए थे, जिसे हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए थे, उस प्रॉफिट को कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। श्योर गाइस, पिछले साल का प्रॉफिट जो पार्टनर में बांटना भूल गए थे, पार्टनर में बांटना रह गया था, दैट्स कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नॉर्मली आपको पता है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसका बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, सबसे पहले ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा आपके लिए, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका क्या हो गया, तो इसका बैलेंस बनेगा क्रेडिट, इसका बैलेंस बनेगा क्रेडिट। श्योर, इसका बैलेंस बनेगा क्रेडिट। लेकिन जब हम इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांट देंगे, जब हम इसको बांटेंगे, श्योर, या खत्म कर देंगे, तो ये प्रॉफिट का बैलेंस क्या हो जाएगा, इस प्रॉफिट का बैलेंस हो जाएगा डेबिट, इस प्रॉफिट का बैलेंस हो जाएगा डेबिट। जब हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे, जब हम इस प्रॉफिट को खत्म कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे या खत्म करेंगे, तब हम इसका बैलेंस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तब हम इसका बैलेंस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, तो इसका बैलेंस फिगर हुआ क्रेडिट, इसका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। श्योर, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। श्योर। लेकिन जब हम इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, जब हम इस प्रॉफिट को खत्म करेंगे, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। श्योर गाइस। सो ये था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कुछ कॉन्सेप्ट।
अगर आप नोटबुक में उतारना चाहिए उतारिए जल्दी। सो ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको नॉर्मली समझाया, जिसके बैलेंसेस के बारे में मैंने आपको नॉर्मली बताकर चला। सो राइट नाउ मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करवाऊंगा। सर जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अगर हम पार्टनर में बांटते हैं, यहां लिखेंगे व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स। श्योर, जब ये ऑल पार्टनर में बांटा जाता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्योर जी, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करो यहां अगर टू फर्स्ट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। श्योर जी, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर में यहां आएगी इसकी फुल अमाउंट, यहां आएगी इसकी फुल अमाउंट, और यहां ये फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशो में, यहां ये फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशो में। सो दिस इज कॉल्ड द जर्नल एंट्री ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्यूमुलेटेड लॉस का। जल्दी से देखिएगा एक्यूमुलेटेड लॉस का। यहां अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखना चाहें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिख सकते हो। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लिखना तो आप लिखोगे वर्ड यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड टू सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो। श्योर जी, नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटेड लॉस। सो व्हेन एक्यूमुलेटेड लॉस, when accumulated loss distribute या फिर paid by the old partner, paid by the old partner, when accumulated loss paid by the old partner, not distribute, when accumulated loss paid by the old partners। तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट को खत्म किया था तो डेबिट होगा ना, और लॉस को खत्म करेंगे तो क्रेडिट होगा। लॉस को खत्म करेंगे तो देखो लॉस का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और खत्म करते समय बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। खत्म करते समय बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट पार्टनर, देखो यहां प्रॉफिट को खत्म किया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पार्टनर को मिला है प्रॉफिट, पार्टनर ने अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ऐड होने पर भी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। श्योर, यहां अगर पार्टनर लॉस को बियर करेंगे तो अपनी कैपिटल में से पैसा निकालेंगे, कैपिटल में से पैसा निकालेंगे, कैपिटल में से पे करेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, पे होने पर क्या होगा? डेबिट। सो फर्स्ट पार्टनर, फर्स्ट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, first old partners capital account debit, second old partners capital account debit, second old partners capital account debit to profit and loss account, to profit and loss account। Sure, to profit and loss account। श्योर जी। तो यहां पर लिखेंगे हम लॉस की फुल अमाउंट ऑफ लॉस, फुल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। श्योर जी, इस फुल अमाउंट को हम किस रेशो में बांट देंगे?
ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। श्योर गाइस? तो फर्स्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फुल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसे हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। श्योर गाइस? सो ये थी जनरल एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की। कौन सी जनरल एंट्री थी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की। श्योर गाइस? सो आप इन जनरल एंट्रीज को जल्दी से उतारिए अपनी नोटबुक्स में, आप इन जनरल एंट्री को जल्दी से उतारिए। सो गाइस, आपके पास जो थर्ड टॉपिक है वो है ओल्ड अमाउंट ऑफ एसेट, वो है ओल्ड एसेट्स अमाउंट। सॉरी, ओल्ड एसेट अमाउंट तो आपने पढ़ दी है, वो है आपके पास ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट, ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट, ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट। कौन कौन सी होती है? पहली ओल्ड लायबिलिटी अमाउंट तो होती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCF। कौन सी होती है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। श्योर जी? ओके सर। दूसरी होती है IFF, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट इज योर investment fluctuation fund, and the next is turned out, next is going on provision for depreciation on asset, provision for depreciation on fixed asset। पढ़ा होगा ना प्लस वन क्लास में आपने ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। एंड नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड फिक्स्ड एसेट। अभी हम आपको इनका मीनिंग बताएंगे। और नेक्स्ट आपके पास आती है कंटिजेंसी रिजर्व। चलो वो अभी आप आपके सिलेबस में रहने दो, इस चैप्टर में नहीं कवर होगा। So provision for depreciation on fixed asset, provision for replacement of old fixed asset। श्योर जी? ये आपके पास ओल्ड लायबिलिटीज अमाउंट है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। IFF के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। गाइस, हम अपनी डेप्रिसिएशन पर हम अपनी फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम अपनी फिक्स्ड एसेट का लॉस कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पेंड होती जाती है वैसे वैसे हम उसकी डिमिनिशिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी गिसावट को कैलकुलेट करते हैं, हम उसके लॉस को कैलकुलेट करते हैं, जो कि कहलाता है डेप्रिसिएशन। श्योर? अब वो डेप्रिसिएशन का लॉस हम कहां से पूरा करें, उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाकर चलते हैं, उसके लिए हम एक गुल्लक बनाकर चलते हैं, जहां हम डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा जोड़ते रहते हैं, जहां हम अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालकर डेप्रिसिएशन के नाम से उस गुल्लक में पैसा जोड़ते रहते हैं, जहां हम अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालकर डेप्रिसिएशन के नाम से उस गुल्लक में पैसा जोड़ते रहते हैं। तो उस प्रोविजन को, उस गुल्लक को कहा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। उसे क्या कहा जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट आपके पास आती है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। गाइस, हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है। सपोज करो हमारे पास कार, स्कूटर, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर्स, ये हमारे फिक्स्ड एसेट है। ये एसेट हमने करीब 10 साल पहले खरीदे थे। बिफोर द 10 ईयर वी हैड परचेजिंग दीज फिक्स्ड एसेट। हमने इन एसेट्स को खरीदा था, लेकिन आज की डेट में ये हमारे एसेट ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये कहलाते हैं ओल्ड फिक्स्ड एसेट। अब इन ओल्ड फिक्स्ड एसेट को जब मैं बेचूंगा तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस के बराबर तो बिकेंगी नहीं, ये मेरी परचेज प्राइस के बराबर तो बिकेंगी नहीं, उससे कम में ही बिकेंगे, उससे कम में ही बिकेंगे। श्योर?
अगर मैं इन एसेट को जब बेचने जाऊंगा, सपोज करो मैंने कार खरीदी आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए की, आज मैं उस कार को अगर बेचने जाऊंगा तो वो 5 लाख की तो बिकेगी नहीं, वो बिकेगी 2 या 2.5 लाख की, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस, मेरी परचेजिंग प्राइस से कम में ही बिकेगी। श्योर। सो मुझे तो नुकसान हो गया, मेरी वैल्यू डाउन हुई, मेरी कार की वैल्यू डाउन हुई, मुझे नुकसान हुआ। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कहां से करूंगा? मैं उस नुकसान के लिए एक अलग से गुल्लक, एक अलग से प्रोविजन बनाकर चलूंगा, जिसे मैं नाम दूंगा प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। ये वो प्रोविजन है जब हम अपनी ओल्ड एसेट को बेचकर न्यू एसेट खरीदते हैं, तो उस समय में जो भी अमाउंट का डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट को कौन पूरा करता है? ये प्रोविजन पूरा करके चलता है। जब हम अपनी ओल्ड एसेट को बेचकर न्यू एसेट खरीदते हैं और उस बीच में जो भी अमाउंट का डिफरेंस रह जाता है, जो भी अमाउंट का डेफिसिट रह जाता है, उस डेफिसिट, उस डिफरेंस को कौन पूरा करता है? हम कहां से पैसा निकालते हैं? बाकी बचा हुआ पैसा हम कहां से निकालते हैं? प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट में से पैसा निकालकर चलते हैं। श्योर गाइस? सो दीज ऑल आर द प्रोविजंस relating to provision for old of fixed asset, provision for replacement of old fixed asset and provision for depreciation on fixed asset. Sure जी, provision for replacement of old fixed asset normally यूज होता है जब हम अपनी old asset को बेचकर new asset खरीदते हैं और जो भी डिफरेंस रह जाता है अमाउंट का, हम इस प्रोविजन में से पैसा निकालते हैं। श्योर। जब हम अपनी एसेट पर डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट कहां से निकालते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट में से निकाल कर चलते हैं। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास जो हम पढ़ेंगे आज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रोविजन फॉर ओल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। श्योर गाइस? आपने पहले उतारनी है तो आप उतार सकते हैं स्टेटमेंट। आपके पास जो अमाउंट आती है वो है, देखिए, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। श्योर जी? या फिर मैं बात करके चलूं, या मैं इधर बात करके चलूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये दो बातें बताइए आपको अभी अभी। ये प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजंस क्या होते हैं? ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन जब हम इन प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम इन प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, श्योर जी, तो बैलेंस क्या हो जाता है? डेबिट। बैलेंस क्या हो जाता है? डेबिट। ऐसे ही ये प्रोविजन क्या है? आपकी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। श्योर। जब हम इन प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम इन प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका बैलेंस बन जाता है डेबिट। इनका बैलेंस बन जाता है डेबिट। इनका बैलेंस बन जाता है डेबिट। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट उतारिए। आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लिखा जाता है when provision for depreciation on fixed asset and provision for replacement of old fixed asset, sure जी, are distribute among all partner. जब हम इन प्रोविजंस को अपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री क्या होती है? देखिए इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यहां लिखा जाता है। मैंने कहा था ना जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनका बैलेंस डेबिट हो जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट ऑफ
ओल्ड एसेट अकाउंट डेबिट। श्योर जी। टू फर्स्ट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। श्योर जी। एंड टू सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। श्योर जी। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। यहां इसकी फुल अमाउंट आएगी। श्योर जी। यहां इसकी फुल अमाउंट आएगी और ये दोनों फुल अमाउंट किस रेशो में बट जाएगी? ओल्ड रेशो में बटकर चलेंगे। सो दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की जर्नल एंट्री नीचे। श्योर गाइस, नोट डाउन कीजिए। गाइस, आपके पास क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज ₹1 लाख, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट इज ₹1 lakh, accumulated profit of the previous year is ₹1 lakh, pass the necessary journal entry, when A and B are the partner work in 3:2 ratio. That means to say आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख का, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट दे रखा है 1 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का। वो कहता है जर्नल एंट्री पास करो जो A और B पार्टनर हैं और 3:2 की रेशो में काम कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जर्नल क्या होंगी। देखिए आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। श्योर। प्रोविजन फॉर replacement of old asset account debit। sure। accumulated profit, accumulated profit नहीं लिखेंगे, यहां हम फिगर आउट लिखेंगे। मैंने आपको बताया था यहां आप फिगर यूज करोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। श्योर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं इसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। श्योर जी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। श्योर। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है? 1 लाख का, लिख दिया 1 लाख। श्योर। लिख दिया 1 लाख। प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कितने का है? 1 लाख का, लिख दिया 1 लाख ये भी। श्योर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख का, लिख दिया 1 लाख ये भी। टोटल कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख को किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 रेशो। ये इनकी ओल्ड रेशो है। देखिए ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 ए और बी की। श्योर जी। तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 3 लाख को हम 3:2 में बांटेंगे, 3/5 ए में जाएगा और 3 लाख का 2/5 बी में जाएगा। श्योर। ये हो जाएगा आपका 180 एंड 120। ये हो जाएगा आपका 1,80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। श्योर। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री, ये थी आपकी जर्नल एंट्री
इस पूरे क्वेश्चन की। सो इस सॉल्यूशन को जल्दी से उतारिए। श्योर, इस सॉल्यूशन को आप जल्दी से उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। सो गाइज होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आई चुकी होंगी। श्योर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 2। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2, चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो बिटवीन ऑल पार्टनर। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे, जो भी फंडामेंटल्स थे, हमने वो सब क्लियर किए। हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। श्योर गाइज। सो आगे आगे जब आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप का क्वेश्चन करोगे तो ये सारी बेसिक टर्म्स इंक्लूड होकर चलेंगी। रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर का चैप्टर करोगे या डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर का चैप्टर करोगे तब भी ये टर्म्स यूज होकर चलेंगी। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग का। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, जिसका नाम होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उस चैप्टर में हम आपको रीवैल्यूएशन ऑफ उस चैप्टर में हम आपको रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग का टॉपिक करवाएंगे। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर यूनिट नंबर 2। श्योर गाइस। सो होप सो आपको हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्रेश lectures, and thank you so much guys. Have a nice day.